हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ लिया था हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन या कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें आफ्टर कोलिजन v1 v2 हमने वेलोसिटीज निकाल ली थी। अब इलास्टिक कोलिजन में हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू द टारगेट इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी transferred from projectile to target in head-on elastic collision। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ लिया था, इसकी आफ्टर कोलिजन v1 v2 वेलोसिटी निकालनी थी। और इसमें दो नई टर्म आ गई, प्रोजेक्टाइल और टारगेट। तो देखो, ये सपोज मास ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1, ये m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2, लेकिन इसमें हम इसको रेस्ट में लेंगे जिससे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। आफ्टर कोलिजन m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, m2 मूविंग विद v2। ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन था जो हमने पढ़ लिया था। अब ये तो इसका हो गया प्रोजेक्टाइल, ये मूव करके इससे जाके टकराता है, ये हो गया प्रोजेक्टाइल। और ये हो गया टारगेट। अब इसमें बोला काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट, यानी ये तो हमने पढ़ लिया था काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल बिफोर कोलिजन, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम कंजर्व होता है, लेकिन कि इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो यही इसमें निकालना है, ये इसको काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर कर देगा वो हमें फाइंड करनी है इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। यानी m1 मूव करके इसके जाके टकराता है एट रेस्ट, ये रेस्ट में है, तो कितनी एनर्जी इसको ये ट्रांसफर करेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर करेगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट, टारगेट ये हो गया, ये रेस्ट पर है, ये मूव करके आया u1 वेलोसिटी से, इससे कोलाइड हुआ है, तो इसने इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दे दी और उसने अपनी कितनी लॉस कर दी वो फाइंड आउट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट। अब देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिफोर कोलिजन, इसका सिंबल दे रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी आई इनिशियल, पी प्रोजेक्टाइल की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो इसका हाफ m1 इसका मास, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1²। ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हो गई KIP। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर कोलिजन, इसको लिख दिया k, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये प्रोजेक्टाइल की। तो ये फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ये v1 लिखा है, v1 वेलोसिटी हो गई हाफ m1 v1²। अब कितनी एनर्जी ट्रांसफर की या लॉस कितनी की वो निकालने हैं। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन कोलिजन। ठीक है, तो इसको डेल्टा k लिख देता हूं, तो यही तो निकलेगा k, लॉस निकाल रहे हो KI, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये लॉस आ जाएगा, यानी दिस माइनस दिस। तो ये लिख रहा हूं यहां पर हाफ m1 u1² माइनस हाफ m1 v1²। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो हाफ m1, ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल आ रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो डेल्टा के आपका आ रहा है हाफ
m1 कॉमन आ जाएगा और u1 स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां तो बचेगा 1 माइनस हाफ m1 तो कॉमन चला गया, b1 ऑलरेडी था, u1 आपने ले लिया तो इससे डिवाइड हो जाएगा u1 स्क्वायर, ये u1 है, u1 स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट दे दी, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ गया प्रोजेक्टाइल, यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी उसने दे दी इसको m2 को। अब इसको थोड़ा b1 हमने एज्यूम किया, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ लिया, b1 इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। अब u2 हमने क्या ले रखा है 0, तो b1 क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको 0 कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटू u1, तो u1 यहाँ जाके लिख दूँ, ये b1 अपॉन u1 की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फर्स्ट में। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो देखो इससे अब लिख रहा हूँ डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर क्या है आपका KIP, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 माइनस ये b1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो KIP, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर एलसीएम, ये इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जैसे इसको एक्सपेंड करोगे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ये आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, इससे साइन चेंज होंगे, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर कट जाएंगे, इधर माइनस 2m1 m2 प्लस हो जाएगा और 2m1 m2 यहाँ से 4m1 m2 बचेगा, अलजेब्रा से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी KIP 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब इसमें ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस आ गया। ठीक है, देखो सारी चीज़ें पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो भी नहीं सकती, पॉजिटिव वैल्यू है, चलो वो भी देख लेते हैं। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एक फॉर्मूला है, इधर रब करके लिखता हूँ। देखो ये तो इसको रब करके इधर लिख रहा हूँ, उधर जगह कम पड़ेगी। डेल्टा के इक्वल्स टू ये 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, m1 माइनस m2, वैसे लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab 4ab ऐसे लिख सकते हो। a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो m हमें लिखना था प्लस का। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ बदल दो, ये प्लस का है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा फिर 4ab। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ m1 प्लस m2 ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। इस होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2। अब जैसे इसको एक्सपेंड करोगे माइनस 2m1 m2 इससे माइनस होगा 2m1 m2 बचेगा, वही होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा के इक्वल्स टू, इक्वल साइन यहीं लगना चाहिए, इसकी वैल्यू ये लिख रहा हूँ m1 माइनस m2 होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, ये वैल्यू लिख दी। अब देखो ये सेम है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो कन्फर्म इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर है वो छोटा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये वैल्यू 4m1 m2 में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रहा है, तो नहीं चलिए ये स्मॉल वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है,
तो इसका डेल्टा के आई पी तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, के आई पी और है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे डेल्टा के, यहाँ ये के आई पी था ना, वो नीचे यहाँ लिख देता हूँ के आई पी, ठीक है, रेशो बन गया डेल्टा के यहाँ डेल्टा के था, वो के आई पी यहाँ आ गया, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू लिख दी। अब न्यूमरेटर छोटा है तो आप बोल सकते हो डेल्टा के आई पी इज लेस देन 1, यानी डेल्टा के लेस देन के आई पी, ठीक है, डेल्टा के कितना आ गया, लेस देन के आई पी आ गया। ये बात क्लियर, डेल्टा के लेस देन के आई पी, यानी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस कंफर्म होगा, इसका मीनिंग है काइनेटिक एनर्जी का लॉस कंफर्म होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस आपका कंफर्म होना है, इसका मीनिंग यही तो निकला। यानी जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा, दो बॉडी आपस में कोलाइड होंगी, तो m1 अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को इसको दे देगा, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, वो भी हम निकालते हैं, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशो निकालते हैं। ये के, इसका एक मीनिंग निकल गया कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस प्रोजेक्टाइल 100% करेगा, होगा उसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ठीक है। आगे इसमें एक केस और ले लेता हूं, देखो यहां भी बना सकते हो, एक ही बात है वो। तो डेल्टा के आपका यही तो है, डेल्टा के लेस देन जीरो आ रहा है, वो डेल्टा के लेस देन के आई पी लिख रखा है, के आई पी लिख देता हूं, इससे हमेशा कम रहेगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये भी है, डेल्टा के अपॉन के आई पी, यही तो रेशो था आपका, ये वाला, ठीक है। इसको दोबारा से लिख रहा हूं, एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। 4m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस 4m1 m2, अगर ये केस है, इफ m1 इक्वल्स टू m2, और ये सपोज कर लो m है, ये आपका केस ले लिया, इफ m1 इक्वल्स टू m2, यानी इन दोनों के मास सेम है, ये रेस्ट पे है, इससे जाके टकराता है, तो क्या होगा, देखो डेल्टा के अपॉन के आई पी इक्वल्स टू, ये तो हो गया mm 4m स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, m माइनस m, ये 4m स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना 1, यानी डेल्टा के इक्वल्स टू के आई पी, यही तो हो गया, लिखूं 1, ये 1 हो जाएगा कट के, इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा के इक्वल्स टू के आई पी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है वो 100% हो गया। इसका मतलब ये तो निकला 100% लॉस कर दिया इसने, यानी इसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी और रेस्ट में आ गया। वो हमने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के केस में भी पढ़ा था, m1 m2 सेम है और ये रेस्ट में, तो ये रेस्ट में आ जाएगा, ये उसी की काइनेटिक एनर्जी से आगे मूव कर जाएगा। तो इसका मीनिंग है 100% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। डेल्टा के आपने क्या लिखा था, के एफ पी, या और इसको क्लियर कर देता हूं, के एफ पी माइनस, उल्टा लिख दिया, के आई पी माइनस के एफ पी, ये था लॉस, इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू के आई पी। अब देखो के आई पी क्या हो गया, उधर जाके 0, या उधर इसको ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी इसको सोल्व करोगे तो के एफ पी कितना आ जाएगा 0, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल 0 आ जाएगी। ये इसको तो उतनी एनर्जी दे देगा और ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, ये रेस्ट में आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है, अगर सेम मास का ऑब्जेक्ट कोलाइड होता है तो अपनी 100% काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर देता है। अगर नियरली इक्वल है तो जितना मास इक्वल के करीब है तो उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा ये। इस कॉन्सेप्ट को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, 12th में भी आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन का यूज करके हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है, न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराते हैं, तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन मूव करते हैं तो कोलिजन हो, इसलिए उनके न्यूट्रॉन की स्पीड को हम स्लो डाउन करते हैं। जैसे सपोज ये न्यूट्रॉन हो गया तो
तो ये जाके यूरेनियम से जाके टकराता है, बीच में मॉडरेटर रखते हैं। मॉडरेटर मीन्स न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने वाला। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाएगा? अब न्यूट्रॉन की स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी को कम करना है, काफ़ी कम करना है, तो उसमें जो एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं वो हैवी वाटर ग्रेफाइट का यूज करते हैं। हैवी वाटर का जो मास है वो नियरली इक्वल होता है किसके? न्यूट्रॉन के। तो न्यूट्रॉन जब हैवी वाटर से जाके कोलाइड होगा, मास कितना? नियरली इक्वल है, तो ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी को खो देगा। इक्वल नहीं है, इक्वल होगा तो रेस्ट में आ जाएगा न्यूट्रॉन, उसके आसपास है, कम है उससे, ठीक है, उसके आसपास नियरली इक्वल वैल्यू है, तो आगे जाके उससे कोलिजन होगा तो अपनी ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी को खो देगा और स्लो डाउन हो जाएगा, फिर यूरेनियम के पास पहुंच जाएगा, जिससे चेन रिएक्शन सस्टेन हो जाती है। तो वो 12th में यूज आता है कॉन्सेप्ट। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में स्लो डाउन करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए ऐसा मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब स्पीड को स्लो डाउन करने वाला, ऐसा मॉडरेटर यूज करते हैं जो उसकी स्पीड को कम कर दे। अब मॉडरेटर का मास क्या होना चाहिए? अगर इक्वल है तो 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा, तो नियरली इक्वल लेते हैं जो उसकी काइनेटिक एनर्जी को काफी लॉस कर देता है और स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, ये अपना हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का एक रिमेनिंग कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और उसमें निकालेंगे सिस्टम की कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को हम रिकॉल करते हैं। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। एक वो होता है दोनों कोलिजन हुआ, आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक करके कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हम निकालेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम लॉस निकालने जाएंगे, शॉर्टकट लिख देता हूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सपोज m1 मास मूविंग विद वेलोसिटी u1, m2 ये एट रेस्ट, इसको रेस्ट पे ले लेते हैं, u2 0 पर है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, इससे जाके कोलिजन होता है। अब ये आफ्टर कोलिजन m1 m2, ये m1 और m2 दोनों स्टिक करके मूव करते हैं विद ए कॉमन वेलोसिटी v। ये सपोज किया m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 रेस्ट में है, उससे जाके कोलाइड हुआ है। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है जब साथ साथ मूव करते हैं। तो इसमें हमें पता है मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, तो y कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है? m1 u1, इसका 0 हो जाएगा, m2 u2 0 ले रखा है तो ये 0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m1 प्लस m2 दोनों का मास, दोनों मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? b से, तो ये तो 0 होगा, b की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, m1 u1 ये नीचे ले आओ, ये b निकाल लिया है, यानी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी m1 प्लस m2। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। हमें फाइंड आउट क्या करना है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नहीं दिख रहा था, मैं बड़ा लिख देता हूं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमें पता करना है कि लॉस कितना हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो सिस्टम की और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल मीन्स बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन KI। ठीक है, इनिशियल बिफोर कोलिजन हाफ, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दो m1
u1 स्क्वायर, इसकी तो 0 है स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन का मैं सिंबल दे रहा हूं, यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसका सिंबल दे रहा हूं के एफ फाइनल। तो ये होगा हाफ m1, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन, m1 प्लस m2 और ये b स्क्वायर, ये है। अब इसको b की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से चलो यहाँ कर देता हूँ। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आगे बढ़ रहा हूँ, के एफ, ये लिखा आपने हाफ m1 प्लस m2 और ये b स्क्वायर, b की वैल्यू ये लिखने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, के एफ हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो गया, ये कट गया, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2, ये सेकेंड इक्वेशन लिख दी। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस निकाल दो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो इसको लिखा मैंने डेल्टा के, जो लॉस निकालोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इनिशियल कितनी थी, ये रही हाफ m1 u1 स्क्वायर, माइनस फाइनल कितनी है, ये रही हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें हाफ m1 u1 स्क्वायर टेकिंग एज कॉमन, तो ये हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 यहाँ पर, माइनस यहाँ m1 रह जाएगा, क्यों m1 बाहर निकाला है, m1 स्क्वायर है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 ये बचा। अब एलसीएम ले लो, तो m1 प्लस m2 आएगा, m1 कट जाएगा, एलसीएम ये आएगा आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर और ये हो जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सिंपल अलजेब्रा है। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी ले सकते हो, डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ, इसको मल्टीप्लाई कर दो m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 m2 m1 प्लस m2 u1, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, ये नेगेटिव किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो डेल्टा के क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये सारी पॉजिटिव रहेंगे, u1 अगर नेगेटिव भी है डायरेक्शन की वजह से तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डेल्टा के ग्रेटर देन 0 है, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस कन्फर्म होगा, ठीक है। यानी यही तो लिखा था के आई माइनस के एफ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब के आई ग्रेटर देन के एफ, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अब लॉस किस में होता है, जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का किस में हुआ, हीट एंड साउंड में, हीट एंड साउंड की फॉर्म में कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एंड साउंड में, इसीलिए लॉस इसमें कन्फर्म होता है। प्रैक्टिकली तो कोलिजन ऐसे ही होते हैं, वो इलास्टिक कोलिजन तो स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए है, तो इसमें जब फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं होता, यहाँ तो फिजिकल कांटेक्ट होगा, हीट एंड साउंड आएगा, जैसे बॉल आपने ड्रॉप की और टकरा गई फ्लोर से जाके, तो साउंड भी आया, हीट भी जनरेट होगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो इसमें यही है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कन्फर्म होगा, ठीक है। अब इसमें एक केस और निकाल देता हूँ, के आई यानी के एफ अपॉन के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेशियो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो रेशियो। देखो के एफ कहाँ है, ये रहा हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन के आई ये रहा आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, अपॉन में ये हाफ m1 u1 स्क्वायर कट जाएगा,
तो यहाँ सिर्फ बचेगा देखो ये m1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से ही बोल सकते हो न्यूमरेटर छोटा है तो लेस देन 1 वैल्यू है, न्यूमरेटर छोटा है तो लेस देन 1 वैल्यू है, ऐसे ऐसे बोल सकते हो। यानी kf अपॉन ki लेस देन 1, तो kf लेस देन ki, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी इनिशियल से। एक इसमें कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, इफ m1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन m2, कोई लाइटर चीज बहुत हैवी चीज हैवी ऑब्जेक्ट से जाके टकराती है एट रेस्ट, तो क्या होगा। अब m1 को आप 0 ले सकते हो ना इसमें, यानी तो m1 को हम नियरली कंसीडर कर लेंगे, बहुत स्मॉल है तो नेगलेक्ट कर दो, तो ये नियरली 0, तो ये वैल्यू 0 ये 0, तो फाइनली kf अपॉन ki क्या आ जाएगा, kf अपॉन ki क्या आ जाएगा 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, ki 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0। ये केस कौन सा हुआ, ध्यान रखना, जब लाइटर ऑब्जेक्ट कोलाइड होता है विद द हैवी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड स्टिक टू इट, और उससे चिपक गया, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए, स्टिक कर गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 0। जैसे हम किले की बॉल, गीली किले की बॉल बना ली और दीवार को फेंक के मार दी, किले की छोटी बॉल तो उसका मास m1 काफ़ी कम है, यही दीवार को हमने बोर्ड पे ही मारा तो दीवार का मास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको नेगलेक्ट किया जाता है, फेंक के मारोगे तो क्या होगा, वो बॉल किले की बॉल या मड बॉल दीवार पे जाके स्टिक कर जाएगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, दोनों की मिलके, कि दोनों मूव नहीं करेंगे, ना दीवार मूव करेगी ना किले की बॉल मूव करेगी, वो 100% एनर्जी को लॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये उसका केस है, यानी जब लाइटर कोई भी क्ले या मड बॉल आपने बना ली और दीवार पे फेंक के मार दी और वो स्टिक कर गई, तो उस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाद का एक कंक्लूजन आपको ध्यान रखने होते हैं, ये kf 0 हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये डेरिवेशन तो सिर्फ आपके एकेडमी के लिए होते हैं, और आपका जो नीट वगैरह है या AIEEE जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 11-12 की ही प्रिपरेशन है, 11-12 का ही सिलेबस है, बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एकेडमी में हम इग्नोर कर जाते हैं। तो 1 मार्क्स में अब तो ये भी क्वेश्चन आने लगे, MCQ भी आने लगे हैं बोर्ड में, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हम करते हैं। तो अब 12th के साथ ही कई बच्चे निकलते हैं यहाँ से, देखा है मैंने, 12th के साथ ही अच्छी रैंक के साथ। तो जो मेहनत करता है, प्रॉपर अंडरस्टैंड करता है हर सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट से आप नहीं निकल सकते, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, बायो है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो सबको इक्विवेलेंट लेना होगा, और रटने से थोड़ा अवॉइड करना होगा, कम से कम रटाई करो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो सब्जेक्ट को, जो साइंस का एक एटीट्यूड होता है, तो अपने आप आपको आगे ले जाते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्लिक कोलिजन या कोलिजन इन 2 डायमेंशन, फिर लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का।